नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ला। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में जो सभा की है और अपने भाषण जो दिया है। उन्होंने सेना के पराक्रम की बात की है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात की है, किस तरह से भारत ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। और भाषण के आखिर में आते आते उन्होंने कहा कि हमने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सैन्य बल का पराक्रम देखा है, अब हमें जनबल का इस्तेमाल करना है। उन्होंने ये कहा कि हमें किस तरह विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बंद करना है। ट्रेडर्स को बोला कि आप विदेशी वस्तुओं का व्यापार ना करें जितना सक्षम हो। उन्होंने उदाहरण रेफरेंसेस के तौर पर कहा कि हम गणेश जी की मूर्तियां मंगाते हैं, होली की पिचकारियां मंगाते हैं, झालर यूज़ करते हैं, चाइनीज़ झालर। तो चाइनीज़ झालर वर्ड उन्होंने यूज़ किया, जो दिवाली और उसके सामान, होली के सामान की बात की, तो पूरा इशारा उनका था चीन की तरफ। तो हमने सैन्य पराक्रम से पाकिस्तान को सबक सिखाया, अब जनबल के माध्यम से हम चीन को क्या सबक सिखाने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के भाषण का ये मतलब था, ये इशारा था? सबसे पहले मयंक सर, आपसे बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का विस्तार करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अब वो सिर्फ एक सैन्य बल का मामला नहीं है, अब उसमें वो जनता की तरफ आह्वान कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जनता भी उसमें अपनी अपनी तरफ से उसका रोल प्ले करे। एक उन्होंने टास्क जो दिया है वो विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बंद करने का दिया है, आत्मनिर्भरता की बात की है और व्यापारियों से भी कहा है कि आप उसका व्यापार ना करें। बाइकॉट चीन का नारा पहले भी हुआ था, आज भी होता है, आगे भी बात होगी, लेकिन हमारा व्यापार घाटा बढ़ता गया है। 113 बिलियन डॉलर हमने इंपोर्ट किया है, 99 बिलियन डॉलर हमारा व्यापार घाटा रहा है चीन के साथ। तो ये चुनौती हम कैसे इस चुनौती पे काबू कैसे करेंगे? पहले कल कल चलते हैं। कल उन्होंने यहाँ के जनबल की बात की, कल उन्होंने पाकिस्तान के जनबल को एड्रेस किया और उन्होंने कहा क्या कि आपके पास ऑप्शन है ऐसा मॉडल जिसको इंडिया ने अपनाया है और उसी मॉडल को अपना के हम 4 ट्रिलियन क्रॉस करने वाली इकोनॉमी बने हैं और चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं और बहुत जल्दी तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी हो जाएंगे। ये मॉडल चाहिए आपको या वो मॉडल चाहिए जो पाकिस्तानी रिजीम का है? टेररिज्म को प्रमोट करो, दूसरे को के घर में घुस के बर्बादी करो और कोलेटरल डैमेज, और उससे भी बड़ा तुम्हारे घर में तो डैमेज होता ही है, रोज़ होता है। तो पहली बार उन्होंने वहाँ के रोग रिजीम को पूरी तरह से एक्सपोज किया लोगों की नज़र में। ये मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट था। आज उन्होंने 2 बार, अभी बोलते थे इंडिया का ऑफिशियल लाइन था कि टेररिज्म जो है प्रॉक्सी वॉर है उसका। आज उन्होंने कहा है कि ये वॉर एक्चुअल वॉर की स्ट्रेटजी है जिसको पाकिस्तान ने 1947 ऑनवर्ड्स यूज़ किया है। आज़ादी के ठीक कुछ ही दिन के बाद पाकिस्तान ने पहली बार इसको यूज़ किया और अभी उसके बाद उन्होंने जनबल की बात की और जनबल से आपने एकदम से सही कहा है क्या कि बिना नाम लिए हुए उनका रेफरेंस एकदम से क्लियर कट चीन पे ही था। और ये कंसर्न जो चीन के लिए है सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरी दुनिया का है। अब ट्रंप का जो टैरिफ है वो मोस्टली, बाकी सब तो उसी में चपेटे में आ गए हैं, वो मोस्टली एड्रेस्ड है चाइना के लिए। तो पूरी दुनिया का कंसर्न है और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का साफ इशारा था कि बाइकॉट, उन्होंने पॉलिटिकल स्पीच था तो वो बड़ा वर्ड यूज कर लिया, शायद वो कैलिब्रेटेड उसकी बात कर रहे हैं कि एक तो कि अपना प्रोडक्शन बढ़े और दूसरा है क्या कि चीन को इशारा है कि आपके साथ व्यापार संबंध को आप यू शुड नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड, कि आपके टर्म पे ही ये होता रहेगा, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, खास करके तब जब आपकी हरकतें रोज़ एक्सपोज हो रही है, जैसे पाकिस्तान में भी एक्सपोज हुई। तो इसीलिए एक तरह से सटल थ्रेट था कि आप अगर वो करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन है बाइकआउट करने का। इसका लार्जर मीनिंग मेरे हिसाब से ये था। जी सर, देखिए विपक्ष क्योंकि चीन को लेकर देखिए राहुल गांधी ने भी बार बार अपने भाषण दिए और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की और वो आंकड़े भी गिनाते हैं कि भाई हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, घाटा चीन के साथ बढ़ता है। अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024-25 में हमने 127 बिलियन डॉलर का कारोबार उनके साथ किया, जिसमें कि 113 बिलियन डॉलर अकेले हमारा आयात था, सिर्फ हमने 14 बिलियन डॉलर का निर्यात किया।
तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज इशारा किया है, आपको लग रहा है कि जनता पर उसका उस ढंग से असर होने, क्योंकि वो कह रहे हैं आप अपने 24 घंटे की दिनचर्या में देखिए कि क्या क्या विदेशी वस्तुएं आप यूज़ कर रहे हैं। एक तरह का बड़ा टास्क उन्होंने जनता को दिया है। क्या बाकी जो बहुत सारे उन्होंने ऐसे टास्क दिए हैं, इस पे उस ढंग से कैंपेन पे आगे भी काम होगा और उस तरह की सफलता आप देख पा रहे हैं? इस सब की धुरी तो पाकिस्तान ही है फिलहाल, और पाकिस्तान के कारण ही सारी बातें हो रही हैं। देखिए, वसीम बरेलवी का एक शेर है कि बहुत दुश्वार है दुनिया ये हुनर आना भी, तुझी से फासला रखना तुझे अपनाना भी, ऐसे रिश्ते का भरम रखना बहुत मुश्किल है, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। जब कूटनीति और रक्षा नीति पड़ोसी जब चीन जैसा देश हो तो बहुत मुश्किल होता है। इस पर हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, मुझे लगता है कि वही दुविधा वही कहानी आज हमारे सामने आ जाती है जब चीन जैसा देश हमारे पड़ोस में होता है, जिसके साथ हमें संबंध निभाने भी होते हैं और ये भी देखना होता है कि वो कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। एक आदमी की 2 बच्चियां थीं, जब वो शादी के लायक हुई तो एक की शादी उसने किसान से कर दी और दूसरे की शादी उसने कुम्हार से कर दी। जब वो कुम्हार के घर गया तो अब उसकी बेटी ने कहा कि बताओ तुम्हारे लिए क्या करें, तो उसने कहा कि सूरज देवता से मांगो वर की, सूरज देवता से प्रार्थना करो कि वो चमकते रहें ताकि हमारा घड़ा वगैरह का कारोबार चलता रहे। किसान के पास गया तो उसने कहा कि बारिश होती रहे ताकि हमारा चलता रहे। तो ये दुविधा, ये स्थिति हमारे सामने रहती है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, प्रधानमंत्री इस समय वाकई पूरे वीर रस में हैं। तो जब वीर रस में हैं तो उसमें जो कूटनीति होती है वो थोड़ा पीछे चली जाती है और फ्रंट पर आकर के खेलना एक राजनीतिक आप कहें कि ज़रूरत भी होती है और राजनीतिक मजबूरी भी होती है, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो चीन जैसे देश के लिए उन्होंने ये बात कही, लेकिन सवाल ये है कि ये कोई पहली बार बात नहीं उठी है, हमेशा उठता है कि हम कारोबार चीन से करें कि न करें, लेकिन हम रोक नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं रोक पाते हैं कि पैसे का सवाल ऐसा होता है कि भावुकता भरे भाषण से काम नहीं चल सकता। जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पर आपको निगोशिएट करना होता है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ संपर्क बनाना होता है। रैलियों में बात करना एक है, लेकिन जब आर्थिक सवाल पर जो बातें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। यही वजह है कि आप देखिए, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, अमेरिका और चीन का ही देखिए, एक दूसरे के साथ दोनों जिस तरह से टैरिफ को लेकर के लड़ रहे थे, आखिर में क्या हुआ? तो हर देश का नेता ये ध्वनि जरूर देता है कि वो अपने देश के लिए जीता और मरता है। यही बात प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और इसीलिए उनकी जो कुछ बातें इसमें आई हैं, खासकर चीन का बगैर नाम लिए हुए, वो ये बताने के लिए है कि भारत हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। और आखिर में इसमें जोड़ूंगा, जो मयंक जी ने कहा वही बात सही है कि उन्होंने एक तरह से चीन को ये संदेश दिया है कि कारोबार तुम्हारा मेरे साथ चलेगा और तुम्हारी गलबहियाँ चलेगी पाकिस्तान से, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। संजय सर, पाकिस्तान को जो डिफेंस जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो लगभग 80% तो पूरा चीन से करता है और हमारे लिए वो एक बड़ी चिंता भी है। जो टर्की वगैरह वो सब तो ड्रोन वोन का उनको करते ही हैं एक्सपोर्ट। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो चीन को हम कैसे टैकल करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी डिप्लोमेसी में कुछ बदलाव भी आएंगे, आप कैसे देखते हैं? डिप्लोमेसी तो टैकल कर ही रहा है भाई, जितना टैकल करना है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है, चाइना सोवरेन स्टेट है, कौन किसको क्या सामान देता है या यूएस पाकिस्तान को क्या देता है, उसके बीच में आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमारे रशिया से इसलिए संबंध हुए कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को साथ देता रहा लगातार इस बीच में, और अब बीच में उन्होंने बंद किया था जिस समय उनको लग रहा था, फिर से यूएस भी उनको काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद कई तरह की क्रिप्टो करेंसी वाली बात हो गई है, चाइना कर रहा है। आज की जो चर्चा आपकी है, अगर आप पीएम का भाषण पूरा टोटलिटी में सुनेंगे, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। वो इस पूरे इशू को
आप देखिए कि अभी का हमारा फिलॉसफी क्या है कि अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं तो हम शांति वाले प्रदेश, शांति की बात नहीं हो पाएगी या शांति अंदर नहीं रहेगी, और जब तक शांति नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था आगे नहीं जाएगी। शायद ये भी एक कारण है कि एक समय में हमने जितना डैमेज या हिट करना था वो हिट करने के बाद हमने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उसके बाद देखिए कि चाइना के साथ बॉयकॉट की बात बहुत समय से चाइना के बहुत सारे चीज़ की हो रही है। डोकलाम और लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ। कैम स्कैनर लगभग हर के फ़ोन में, मतलब उस समय जो डॉक्यूमेंट का वो था, कैम स्कैनर डाउनलोडेड था। बहुत सारे लोगों ने कैम स्कैनर को डिलीट कर दिया और उसके बजाय जो भी बाकी जो अल्टरनेट्स हैं उनको लोगों ने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया। आप देखिए, आज से अगर आप 5 साल 7 साल पीछे जाएंगे तो दिवाली में हर जगह मतलब दिए का प्रचलन वापस इसी कहानी से शुरू हुआ कि हमारे लोग जो हैं दिए जलाइए, हमारे लोग जो हैं छोटी आँख वाले गणेश जी कहाँ से आते हैं, या बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चमकते हुए बल्ब ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो जागरूकता मोमबत्ती और दिए के प्रति या मिट्टी के जो मतलब यहाँ के बनाए हुए जो भगवान की मूर्तियाँ हैं या हमारे जो अपने आर्टिफैक्ट्स हैं उनके प्रति लोगों में एक जागरूकता बढ़ी और ख़रीद बिक्री उसकी हो रही। आज ये गुजरात में जब वो कह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ को एक साथ समाहित कर रहे थे। बहुत सारा एनेक्डोटल भी था कि मैं उस समय में यहाँ लोग हमें इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, और गुजरात एक बिज़नेस प्रधान प्रदेश है। तो जब वहाँ लोगों को एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही। अब इससे मेन चीज़ है ये जागरूकता का। एज ए कंज्यूमर अगर मैं जब बाज़ार में जाता हूँ, मुझे 2 चीज़ कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, जैसे उन्होंने टूथपिक का भी जैसे एक जिक्र किया, तो मुझे 2 अगर डब्बे दिखते हैं, एक कहता है एक 20 रुपये, एक कहता है 10 रुपये, और मुझे लगता है कि 10 रुपये वाला ठीक है तो मैं 10 रुपये वाला ले करके आ जाऊँगा। वहाँ हमारा नेशनलिज्म बीच में नहीं आता, समझ रहे हैं? तो लेकिन जहाँ पे आ सकता है, जहाँ अल्टरनेट होली या दिवाली में हमें अल्टरनेट की एक वो मिल रही है, ऑप्शन मिल रही है, तो वहाँ पे वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं धीरे। कुछ और प्रोडक्ट्स में या कुछ चीज़ों में, जैसे अभी टर्किश का हुआ, उनके एक कंपनी जो एयरलाइंस का बाकी चीज़ें हैंडल करती थी उसके साथ हमने निरस्त कर दिया। इस तरह की चीज़ें होंगी। जो जनमल से बात है इसके साथ बनिस्बत की अपना स्वदेशी के साथ, वो अगर आप भाषण की टोटलिटी में देखेंगे तो वो विकसित भारत कैसे समग्र हो और आप इस स्थिति में आ पाएँ। क्योंकि ये सोचना तो बहुत बेमानी होगा कि हम चाइना के साथ सारा जो ट्रेड है वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि चाइना के साथ रिश्ते आपके ऐसे हैं कि 62 के बाद गोली कभी नहीं चली। बाकी तमाशे जितने तरह के होने वो हो रहा है, बाकी हर तरह के तमाशे हो रहे, गोली नहीं चल रही। ट्रेड साथ में चल रहा, बॉर्डर टॉक साथ में चल रहे। हाँ, लद्दाख में मतलब दूसरी वाली चीज़ चली, दूसरी वाली चीज़ चली, या गोली मतलब एक एक्सेप्शन का कहीं उस तरह का मसला हुआ, लेकिन वो वाला वो नहीं है। तो बस मैंने समाप्त कर दिया। आपने 2 मिनट कहा, 2.5 मिनट हो गया होगा शायद, तो समाप्त। सुमित सर जी, नहीं आप बोले सर। नहीं, हम इनको नियम याद दिला रहे थे, क्योंकि ये रोज प्रोग्राम होता है, 2 मिनट का नियम है, तो ये होस्ट है तो इनकी जिम्मेदारी है। मुझे याद है 90 के दशक में मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे स्वदेशी को लेकर के। स्वदेशी जागरण मंच भी आरएसएस परिवार का ही है। बातें हुई लेकिन उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। स्वदेशी की शुरुआत या विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, ये एक बात है, ये ऊपर से होनी चाहिए। क्या आपको उम्मीद है कि उस लेवल पे वो कैंपेन होगा और टॉप लेवल से शुरू होकर फिर वो नीचे जनता में आएगा? मैं आपके इस टॉपिक को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख रहा हूँ, और जिस पर आप बात कर रहे हैं पूर्णेंदु आज, तो पहला कमेंट वही करूँगा शुरुआती 2 मिनट की सीमा के अंदर, और वो ये कि जब 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम में घटना, उसके पहले की तस्वीर याद करिए। 21 अप्रैल से लेके आप बीते 4-5 साल में चले जाइए, हर साल कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ रहा था, हर साल अमरनाथ यात्री बढ़ रहे थे, हर साल ये इम्प्रेशन आ रहा था कि देश में, खासकर कश्मीर में, अब जो टूरिज़्म है, विकास है, नौजवान है, उनको नौकरी मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है, वहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में दौड़ना नहीं पड़ रहा है। एक हमले के बाद आज हम 1 महीना दूर हैं, आज हम 25, 26, 27 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज स्थिति क्या है
कोई नहीं जाना चाहता है। जिन लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए बुकिंग कराई थी उनके कैंसिलेशन भी शुरू होने की खबरें आ रही हैं। बड़ी चुनौती है। आज मुख्यमंत्री को जाके पहलगाम में कैबिनेट की बैठक करनी पड़ रही है ये संदेश देने के लिए कि भाई अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, आप यहाँ आइए। और जब गोलियाँ चली 22 अप्रैल को तो ये कहा गया कि आपका मज़हब क्या है, आपके आइडेंटिटी के नाम पर आपको गोली मारी गई। ये बहुत बड़ी साजिश थी, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसमें इस देश का नाम, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया, जिसकी ओर इशारा किया, वो साजिश का एक भागीदार वो भी है, क्योंकि उसके देश से दुनिया के मुल्क भाग रहे हैं। अब वहाँ कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है, चाहे कोविड के बाद हो, कोविड के बाद की तमाम घटनाओं की बात हो। और हिंदुस्तान नंबर 6 से 5 पे और 5 से 4 पे आया है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि दुनिया के बहुत बड़े मुल्कों ने हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, यहाँ पर बिजनेसेस आए और लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ी, जिसकी वजह से लोग बाग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं। तो वो चीन के लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया। अगर हम नाम लेके बात करें तो एप्पल हिंदुस्तान में, टेस्ला हिंदुस्तान में आने की तैयारी कर रहा है, शोरूम्स बन रहे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो चीन में काम कर रही थी, कारोबार कर रही थी, वो पोस्ट कोविड हिंदुस्तान में उनका इंटरेस्ट दिखा और हिंदुस्तान की तरफ वो आई। एक हमले के बाद अब ये ऐसा ना हो कि कंपनियां डर जाएं। ये कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती थी, वो घबरा के, संकोच करके और किसी तीसरे मुल्क की तरफ ना चली जाएं। क्या इसमें चीन का कोई इंटरेस्ट था? क्या चीन और पाकिस्तान, जो कि उसका बहुत बड़ा पैरोकार है, जिस हमने जब कैंपों को मारा, हमने जब टेररिस्ट कैंपों को हमला किया, उसके बाद एकमात्र यूएन का स्थायी सदस्य खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था, वो चीन था, जो भारत के हमलों की आलोचना कर रहा था। तो ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि अगर कश्मीर के ज़रिए या ऐसे आतंकी हमले के ज़रिए भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट लग रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसका फ़ायदा लॉन्ग रन में इनडायरेक्टली कि चीन के पास तो नहीं जाने वाला है। क्या ये कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रची गई हिंदुस्तान के अगेंस्ट में? मैं उस चश्मे से इस पूरे इंसिडेंट को देखता हूँ। और फिर ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का खुद अपने आप ये कहना कि भाई उस तरह की चीज़ें मत लो, जो चीज़ें वहाँ से बन के आ रही हैं, छोटी आँख के भगवान या इस तरह की चीज़ें। ये एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, जिनको डिप्लोमेसी भी संभालनी है, जिनको अपना पड़ोसी मुल्क भी देखना है, तो ये पहला शुरुआत है बड़े लेवल पर चीन पर हमला करने का, कि अगर आप हमारे यहाँ इस तरीके से डिस्टर्ब करोगे तो हम भी बहुत बड़ी ताकत है। आप देखिए ना, एप्पल को चाह कर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले जा पा रहे हैं। टिम कुक ने साफ कह दिया कि जो फ़ोन $1000 का था वो $3000 का हो जाएगा। इतनी अंतर, 1000 का 3000 हो जाएगा। तो ये कोशिश करना कि जो डिस्टर्बेंस पैदा करके हिंदुस्तान से इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाना, ये जो साजिशें बड़ी ताकतें खेल रही हैं भारत के मार्केट को ख़राब करने के लिए, भारत की ताकत को ख़राब करने के लिए, ये उस साजिश के तहत मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखता हूँ। सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया भाई। शादाब जी, सवाल पूछने का औपचारिकता नहीं। नहीं, देखिए, इसमें यह है कि देखिए, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही, देखिए ये कोई पहली बार ये बात नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि पहले भी ये इस तरह के आंदोलन चले हैं कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो और हम विदेशी सामान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हाँ, लेकिन आमतौर पे अगर आप इंडियन कंज्यूमर का बिहेवियर देखें तो ये हो नहीं पाता है। देखिए, आज सवाल ये है कि जैसे वो जो भगवान की मूर्तियां हैं वो चाइना से बन के क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि कोई तो ऑर्डर देता होगा उनको, कोई तो वहाँ से ख़रीद के ला रहा है। और व्यापारियों को भी कहा है वही आप जब सुनने का धैर्य रखिए तो मैं सारी बातें बताता हूँ। तो कोई सवाल ये है कि कोई तो उनको ऑर्डर दे रहा है, तभी तो वो लाखों या करोड़ों की संख्या में आ रही हैं या बिक रही हैं। अब आप देखिए कि ये जो पूरा दिवाली का जो पूरा मार्केट है, वो आप जान के बहुत सरप्राइज़ होंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कि वो पूरी तरीके से चीन के कब्ज़े में है। आपके घर पे जो झालर लग रहा है, जो आप अपने घर पे दिया जला रहे हैं, या जो भगवान की मूर्तियाँ रखी जा रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा दखल चीन का है। तो प्रधानमंत्री की चिंता जायज़ है कि भाई वहाँ से नहीं आना चाहिए। अब सोचिए, देखिए, चीन में चूँकि मसला ये है कि चीन में जो वहाँ पे जो मैन पावर है, वो चीन सस्ता प्रोडक्ट बना रहा है। सवाल ये है कि जो भारतीय जो आप कह सकते हैं कि जो स्टॉकिस्ट हैं या जो बिज़नेस करते हैं, वो क्यों चीन जा रहे हैं? भाई, अगर आप उनको इंडिया में सामान वो दे देंगे, जब सवाल ये है कि वही सामान उसको यहाँ ₹10 में मिल रहा है और वो कंज्यूमर को ₹12 में देगा और चीन वही सामान ₹5 में दे रहा है,
तो वो वहाँ चले जाते हैं। आप अगर आप देखें तो आप ज़्यादातर हाउस होल्ड का सामान देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देख लें, आप कोई भी सामान देख लें, मैक्सिमम सामान जो है चीन से आ रहा है। इवन जो कपड़े जिसका हिंदुस्तान में एक टाइम में बोलबाला था, जैसे कानपुर है, जिसको कानपुर को मैनचेस्टर कहा गया कि भाई इधर का, मैनचेस्टर कहा गया। उसके बाद आप जो गुजरात की पूरी इंडस्ट्री थी, सूरत में आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री मर रही है। आज आप देखें कि सारा चीन से आ रहा है। यहाँ पे इंडिया में मैं आपको और बताऊँ कि ये मार्बल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वो मार्बल की इंडस्ट्री मर रही है। ये जो आप मकराना, आप जो राजस्थान और जो बाकी जगहों से जो पत्थर आते थे, आप जान के बहुत सरप्राइज होंगे कि पूरे इंडियन मार्केट पे आज चाइना के फ्लोरिंग का कब्जा है। जो फ्लोर जो आते हैं ना, जो मार्बल आ रहा है, वो सब चाइना से आ रहा है, रेडीमेड, बहुत अच्छी डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत और बहुत सस्ते रेट में। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन वही है कि आप उसको कम्पीट करें। जो इंडियन कंपनीज़ हैं या जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही, क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है? आखिर चाइना में ऐसा क्या है? भाई देखिए, अगर आप मैन पावर की बात करें तो चाइना का जितनी जनसंख्या चाइना की उतनी हमारी भी है, इंडिया की भी है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, उन्होंने ऐसी सुविधाएं दे रखी है, दुर्भाग्य से अपने देश में वो नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी बहुत से लोग यहाँ पे, अब 80 करोड़ लोग तो यहाँ राशन ले रहे हैं लाइन लगा के। तो यहाँ उस तरह का, जो आप कह सकते हैं कि वो उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है जिस तरह से चाइना में हो रही है। दूसरी बात, मुझे इसका एक रीज़न और भी लगता है कि देखिए, चाइना में चूँकि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की सरकार क्या करती है कि उजाड़ देती है, फैक्ट्रीज बना दिया, लोगों को काम पे लगा दिया। हिंदुस्तान में नहीं कर सकते आप। हिंदुस्तान में तो आप किसी का भी घर गिराने जाएँ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, बवाल होने लगेगा। तो चाइना का जो एक ऑटोक्रेटिक मॉडल है, मुझे लगता है वो उसको मदद करता है, उसको बिज़नेस को एक्सपेंड करने में। इसलिए इंडिया शायद उससे उस तरह का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री की चिंता से बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल देशवासियों को करना चाहिए कि कम से कम जो आने वाले टाइम में अगर हम लोग इंडिया से ख़रीदे हुए सामान को ख़रीद सकें तो बहुत बेहतर होगा। मैं उसमें एक लाइन ऐड कर दूं। मैं शादाब की बात से 100% सहमत हूं, उसमें कोई काउंटर करने की बात नहीं। लेकिन मैं ऐड करना चाहता हूं, शायद मयंक जी इस चीज़ को और ठीक कर पाएंगे। हिंदुस्तान में भी चीज़ें बन रही हैं। हिंदुस्तान, वहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ से 5 रुपये मिलता है, आप 10 रुपये का बनाते हैं। आप अपने देश में रह के अपनी चीज़ों का प्राइस आप वो नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं जो चाइना से इतने मील दूर से सामान आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतना बल्क प्रोडक्शन है, इतना आसानी से आपको उपलब्ध करा देता है। इसीलिए वहाँ के भगवान, वहाँ की झालर, वहाँ की लाइट, वहाँ की बिजली, वहाँ का खाना, वहाँ का पीना, सब चीज़ हिंदुस्तान में मिल रहा है। तो ये सरकारों का दायित्व है, ये जो हुक्मरान हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि हमारे देश के लोगों को उस हद तक आत्मनिर्भर बनाना। नारा देना बहुत आसान होता है, वो स्वावलंबी बनाना, उनके पास वो सुविधाएं प्रोवाइड करना कि वो जो प्रोडक्ट बनाएं वो सस्ता बने और अच्छा बने, टिकाऊ हो। आप बनाएं और बनाने के बाद 3 दिन में ख़राब ना हो जाए। आप बनाएं तो बाज़ार से, आपकी फैक्ट्री से निकलकर दुकान आते आते तक टूट ना जाए, वो इतना ख़राब क्वालिटी का ना हो। और वो क्योंकि चीन से आता है, वो ख़राब नहीं होता है। हालांकि चीन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं निकला, मेरा अनुभव बहुत ही विपरीत है चीन के सामानों को लेकर। मेरे को अगर लेना पड़ता है, अपनी निजी बात कर रहा हूँ, तो मैं पहली चीज़ से करता हूँ कि चीन का अगर बना सामान है तो मैं सेकेंडरी हो जाता हूँ कि नहीं यार, इसको नहीं लेंगे जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो, क्योंकि चीन के प्रोडक्ट पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छे से अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट कब धोखा दे देंगे आपको पता नहीं चलता। लेकिन तब भी क्योंकि सस्ता है, बल्क में आ रहा है, पब्लिक ले रही है। अब परचेजिंग पावर की बात है तो हमारी एक तो परचेजिंग पावर लिमिटेड है, हमारे पास सामान की उपलब्धता नहीं है, हमारे पास हमारे जो अपने घर के बने सामान हैं उनको बेचने, जैसे यूपी में स्कीम चलती है वन डिस्ट्रिक्ट ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो क्या है बताइए? यही तो था आत्मनिर्भर भारत था ना, कि एक सामान अपना बनाएंगे, उसको बेचेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नोएडा में का सामान क्या है? नोएडा की पहचान क्या है? नोएडा का कौन सा प्रोडक्ट है एक जिसको यूपी सरकार पुश कर रही है? हम बगल में मेरठ चले जाएं, हम बगल में नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, पर क्या हमको पता है? क्या नोएडा की जनता को पता है? नोएडा की जिसकी आबादी करीब 25 लाख 30 लाख के आसपास है, क्या उसको पता है कि नोएडा का ये की प्रोडक्ट है और ये सिर्फ नोएडा में मिलेगा, नोएडा में सबसे अच्छा मिलेगा? क्या हम जानते हैं? हम नहीं जानते। हमको चीन में हुआंगजांग में क्या बन रहा होगा हमको पता होगा, हमको यहाँ क्या बन रहा है नहीं पता है। तो प्रचार प्रसार, उसके बारे में उपलब्धता, उसकी टिकाऊपना, उसकी क्वालिटी, इन सब पे काम करने की आवश्यकता है। और ये सरकारें करेंगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ये ब्यूरोक्रेसी करेगी। जनता तो करना चाहती है, पर जनता को रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। अगर मैं बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई चीज़ बनाई 5 रुपये की, तो मैं चाहूँगा ना कि 2 रुपये कमा भी लूँ उस पर, मैं 7 की बेचूंगा। पर आप कहेंगे नहीं, आप 3 की बेचिए, तो मैं बनाऊँ 5 की और 3 की बेचूँ, तो मैं क्यों बनाऊँगा?
मैं अपना धंधा बंद कर दूंगा, मैं भी गेमिंग करने लगूंगा और मैं भी मोबाइल खोल के वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगूंगा। क्यों मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगा, क्यों मैं अपना स्टार्टअप खोलूंगा? तो अगर आप स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं सरकार के सिस्टम को कि यूनिकॉर्न्स हो, चीज़ें आगे बढ़ें, इससे काम, इतने से काम नहीं चलेगा। जो सामान मिल रहा है, जो सामान उपलब्ध हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, वो कच्चा माल भी अच्छी क्वालिटी का मिले और उसकी डिलीवरी, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका जो जिसकी मार्केटिंग है वो भी अच्छी दामों पे हो। बैंक सर, हाँ सवाल शायद हाँ और ठीक है, कीजिए, हाँ उसमें उसी सर- पर बोलता हूँ। सरकार कह रही है हमने PLI लॉन्च किया है और उस लिहाज से हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर, जो सरकार जवाब देती है संसद में, जो सवाल पूछे जाते हैं कि चाइना से हमारा इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, तो सरकार के जवाब है PLI और सब चीज़। चाइना से सब कुछ इंपोर्ट जो है वो ख़राब ही है। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं। भारत के सबसे शाइनिंग इंडस्ट्री में पिछले 25, 30, 40 साल से जो रहा है वो फार्मा है। भारत की कंपनियों का पूरी दुनिया में बोलबाला है। और उस फार्मा कंपनी, जितनी बड़ी फार्मा कंपनी है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चीन से आता है। चीन से हम API मंगाते हैं, जेनरिक दवा बनाते हैं, अमेरिका में बेचते हैं, पूरा यूरोप में बेचते हैं, पूरा अफ्रीका में बेचते हैं। जेनरिक दवा में हम बादशाह हैं और उसका रॉ मटेरियल हम चाइना से मंगाते हैं। उसका फ़ायदा तो हो रहा है हमको। उसके बाद एक दो तो हम देखे हैं एग्जाम्पल, लुधियाना, जालंधर, मेरठ और जालंधर जो है स्पोर्ट्स हब है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए माना जा रहा था। वहाँ क्या करते हैं, ये बैडमिंटन का रैकेट चाइना से मंगा लेते हैं, अपना ब्रांड लगा के बेचते हैं मार्जिन के साथ। बैट सब पूरा स्पोर्ट्स, पूरा मेरठ जो है कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मेरठ को स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है। वहाँ की सच्चाई है। लोग कमेंट करके हम लोग को आरोप तो नहीं लगाने लगेंगे कि लुधियाना को साइकिल के लिए जाना जाता था। हाँ, सब साइकिल चाइना से बन के आता है। वहाँ अपना लेवल लगता है बस। वो हम लोग साइकिल कसाना बोलते हैं ना, तो उसको असेंबल कर देते हैं। वो सारा रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है। तो ये हो गया है। अब इसको आप बाइकआउट करना, हमको लगता है क्या कि आप इसको बाइकआउट से सुलझा नहीं सकते अपना। हमको चिंता क्या है, चाइना से सामान आना चिंता नहीं है। हमारी चिंता है ट्रेड बैलेंस, कि वहाँ से जितना आता है उसके एवज में हम बहुत कम बेच पाते हैं। उसको ठीक करने का हमारा एडवांटेज किस में है? हमारा एडवांटेज सर्विसेज में है, हमारा एडवांटेज सॉफ्टवेयर में है, IT में है। उसमें चाइना पे हम धावा बोले ना कि तुम हमसे ये सब भी लो, ज़्यादा लो। हमारा जिस चीज़ में एडवांटेज है उसमें उसका मुरीद चीन को बना देना, चीन के लोगों को बना देना। जैसे चीन में भी देखिए, आमिर खान की मूवी दंगल गई थी, इंडिया से ज़्यादा बिजनेस उसने चीन में किया। 2000 करोड़ के आसपास उसने। इंडिया की फिल्म जो भी जाते हैं, ऑब्सीन नंबर उसका इतना व्यू आता है चाइना से। तो भारत के चीज़ों का एपेटाइट बहुत ज़्यादा है चीन में भी। हम अपना एडवांटेज बनिस्पत कि उसके सामानों को बाइकआउट करें, हमारा जिस चीज़ में एडवांटेज है उसमें चीन को फ्लड कर देना उस चीज़ से। ये स्ट्रेटजी है। उसके बाद ट्रेड बैलेंस ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो फिर हमको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत सारा लेयर भी होता है ना। अब एप्पल बनाता है, जो ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं, एप्पल बनाता है चाइना में, अभी भी बनाता है 90%। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो अमेरिका को ही हो रहा है ना, अमेरिकन कंपनी को ही हो रहा है, अमेरिकन शेयर होल्डर को ही हो रहा है ना। इसमें जो आपने बात की, एक तथ्य, जैसे मैं सरकार के जवाब भी पढ़ रहा था, संसद में जो सवाल पूछते हैं नेता लोग, तो सरकार जवाब देते हैं। उनका कहना है कि चीन से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल है, जो एग्जांपल आपने फार्मा के संदर्भ में दिया, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और उसको मंगा के हम फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट करके हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सारा इंपोर्ट गड़बड़ नहीं है, कई इंपोर्ट फायदे के लिए भी है। क्या उस पर भी हमें आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है? ऐसा कुछ नहीं। अभी देखिए, पूरी दुनिया में जिसको अनवाइंड ट्रम्प कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सब मेरी कुछ खासियत है, इनकी कुछ खासियत है, इनकी कुछ खासियत है, इनकी कुछ खासियत है। अब सबको, अब इनके जैसा हम एंकरिंग थोड़ी कर पाएंगे ज़िंदगी में, कभी इस ज़िंदगी में तो नहीं कर पाएंगे, अगले में पता नहीं क्या। इनके जैसा आर्टिकुलेट हम नहीं हो सकते हैं। अब आप हमको फोर्स कीजिए कि नहीं जैसा आर्टिकुलेट हो जाए, तो उनकी जो खासियत है उसी तरह हो सकता है कि मेरी भी कुछ खासियत हो।
तो हम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नकल कर। चाइना पूरी दुनिया का फैक्ट्री है, पूरी दुनिया का 30 से 35%, पूरी दुनिया का हर चीज़ का 30 से 35% चाइना में बनता है। और कुछ कुछ चीज़ में 30% नहीं, जैसे ईवी बैटरी चाइना में, अभी का जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एआई का बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना में बनता है। आप उसमें सिर्फ 35% उसका मार्केट शेयर नहीं है, उसका 50, 60, 70, 80, 90% मार्केट शेयर है। रेयर अर्थ जिसको उसने अमेरिका को बैन कर दिया कि अमेरिका को नहीं भेजेंगे, अमेरिका में बैंड बज गया कि मुश्किल होगी इसके चलते। तो जिस चीज़ में चाइना का एडवांटेज है हम उसको एक्सप्लॉइट करें ना, उसका फ़ायदा उठाएं और हम अपना जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पे खेलें और उस चाइना को फ्लड कर दें उससे। वो स्ट्रेटजी सही है मेरे हिसाब से। देखिए एक चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप इंडिया की चाइना से कंपैरिजन करें तो देखिए जो इंडिया में जो है यहाँ पे बहुत स्किल्ड मैन पावर है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ कोई ऐसा उनके पास कोई विधा है जो कि भारत के लोगों के पास या दुनिया में नहीं है। सवाल ये है कि वो हमसे आगे क्यों है मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए मुझे लगता है कि इसके पीछे रीज़न ये है कि पॉलिसीज़, देखिए अपने यहाँ बहुत लाल फीताशाही है। आज आप एक इंडस्ट्री अपने यहाँ लगाने चाहें तो आपको सरकार ने बहुत पॉलिसीज़ अभी उसमें किया है, उसमें उन्होंने ढील दी है, सुविधाएँ भी देते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसे उस तरह से बहुत फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है, बहुत अलग तरह की जो आप कह सकते हैं कि मुश्किलात हैं यहाँ पे इंडस्ट्री को बनाने में और चलाने में। दूसरी बात यह है कि भाई चाइना जैसा कॉम्पिटिटर है कि आपकी इंडस्ट्री आपने बना दी लेकिन आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि जो अपने देश में लाल फीताशाही है जो कि कम हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। आज जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं आप उनसे पूछिए कि क्या हालत है उनकी, उनको एक एक चीज़ के लिए किस तरीके से एनओसी के लिए, या कोई भी सरकार हो, देखिए मैं किसी सरकार पे या किसी पार्टिकुलर उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि इस पे भी मुझे लगता है कि चाइना ने बहुत काम किया है। रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे, उसी पे हम बताना चाहते हैं कि चाइना में कैसे हुआ, चाइना पूरी दुनिया का फैक्ट्री कैसे बना। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबल नहीं था, लेबर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा बहुत तेज़ी से, तो लगा क्या है कि गधा को खोजा जाए कहीं दुनिया में। अमेरिकन कंपनी ने चाइना में गधा खोज लिया और चाइनीज़ ने क्या किया कि तुम हमको गधा जैसा ट्रीट कर रहे हो लेकिन हम बहुत होशियार हैं। तो उसने क्या किया, उसके लिए मजदूरी करके उसका प्रोडक्ट तो बना दिया, उसका नकल उसे सस्ता और अच्छा बना दिया। अब अमेरिका को लत लगा दी कि हमारे यहाँ का जो सामान बना हुआ है उसको पूरी अमेरिकन इकोनॉमी के गुड्स को कैप्चर कर लिया उसने। तो लत लग गई सस्ते चीज़ की। अब देखिए ना कि अमेरिका का एक पीरियड को छोड़ के आप अगर इन्फ्लेशन रेट देखें वहाँ 2 से 3% रहा। सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के समय में कोविड के कुछ दिन के बाद इन्फ्लेशन वहाँ 9% बढ़ा, तो अनर्थ हो गया एकदम से और अजीबोगरीब वहाँ के सेंट्रल बैंक का रिएक्शन रहा। 2%, 2.5% इन्फ्लेशन क्यों रहता वहाँ? क्योंकि चाइना तारणहार है, उसका इन्फ्लेशन लो रहने का सबसे बड़ा कारण यह है चाइनीज सामान वहाँ फ्लडेड है, तो उनको सस्ते। और इसके चलते अमेरिकन इकोनॉमी को अमेरिकन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। बाकी वो महंगाई कम है, सामान अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, दूसरी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं। तो चर्चा में हमने सुना कि ये लड़ाई जो है वो लंबी है, हमें उस लेवल पे कम्पीट करना होगा, हमें अपने कस्टमर को भी वो ऑप्शन देना होगा कि वो सस्ते भी हों प्रोडक्ट और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तब जाकर कि ये बात बनेगी और स्वदेशी का जो नारा है उम्मीद है वो ऊपर से शुरू होगा और जनजागरण के तौर पर जनबल में भी उसका एक समर्थन देखने को मिलेगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।